Hello guys, this is Meghna and welcome to GK Trick India. In this video, we will study about cell, its structure and functions. बचपन से हमें बताया जा रहा है कि हम सेल से बने हैं, पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली सेल होते क्या हैं. What is cell? Cell is the building blocks of our body. इस डेफिनेशन को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है और इनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो हम ईंटों से कर सकते हैं. जैसे ईंट हमारे बिल्डिंग या किसी घर बनाने में यूज़ होता है और उससे तरह तरह के घर बनते भी हैं, उसी तरीके से हमारे सेल, या फिर वो प्लांट के सेल हों या फिर वो एनिमल के सेल हों, वो सारे मिला के या तो वो प्लांट की बॉडी बनाते हैं या तो एनिमल की बॉडी बनाते हैं. भले ही दिखने में वो हम सब अलग अलग हों, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल ही है. नाउ सेकेंड, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट. इट मीन्स कि हमारा बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बना है और वो ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन या काम करने में हेल्प करती है. तो हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से बने हैं जो कि उनका आधार है. इसीलिए हम ऑर्गन्स के स्ट्रक्चरल यूनिट को भी सेल ही बोलते हैं और वो सेल ही होती है. अब डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल का डिस्कवरी एक्चुअली हुआ कब और किया किसने? In 1665, a renowned biologist of that time, Robert Hooke, observed the slices of cork under a simple magnifying device, जिसको हम माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको कॉर्क के स्लाइसेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया था. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क, it is a part of the bark of the tree. And now what he did actually, he took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partition boxes or compartments in the cork slices and he named those compartments cell. वो बिल्कुल देखने में जस्ट हनी कॉम की तरह था और रॉबर्ट हुक ने तभी इनका नामकरण कर दिया था कि ये सेल है. ठीक है. वैसे उस टाइम एक्चुअली में पूरी तरीके से सेल को डिस्कवर नहीं किया जा सका था, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं किया जा सका था 100 सालों तक, जब तक माइक्रोस्कोप या लेंसेज पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हो गई थी, बहुत अच्छे तरीके की लेंसेज नहीं बनने लगी थी, माइक्रोस्कोप मार्केट में नहीं आए थे, तब तक हमें सेल के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाई थी. बस रॉबर्ट हुक ने हमें ऊपर से या फिर हमें एक ऐसा आधार दे दिया गया था कि हमारी बॉडी हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो सेल से बनी है. ठीक है. अब आगे से बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, we will study on the basis of number. It is divided into two types. First is unicellular and second is multicellular. जैसा नाम है unicellular means it is made up of one cell and multicellular means many cells. Unicellular organisms made of one cell are called unicellular. वैसे जीव जो कि एक सेल से बने हैं उन्हें हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Amoeba is an single-celled organism, but it performs all the necessary functions with one cell, like capturing of food, digestion, respiration, excretion, growth and reproduction. एमीबा एक सिंगल सेल्ड प्राणी है जो कि वो अपने एक सिंगल सेल से ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो खाना पकड़ना, उसे पचाना,
या फिर उससे एनर्जी डिराइव करना, या फिर उससे अपने बॉडी से उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, या फिर उस ऑब्जॉर्ब फूड से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज़ करना, वो एक ही सेल से सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नाउ मल्टी सेलुलर, इसका ठीक अपोजिट, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ more than one cell are called multicellular. Example, human beings, us. हम बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। हमारी बॉडी भी बिल्कुल जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शंस करते हैं, उनके सेल जैसे परफॉर्म करते हैं, हमारी भी सेल वैसे ही परफॉर्म करती है। बट डिफरेंस क्या है इसमें यूनिसेलुलर से, कि हमारे बॉडी में हर एक फंक्शंस के लिए, हर एक ऑर्गन सिस्टम, हर एक ऑर्गन के लिए एक कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल मिलके दे टुगेदर फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ इन रिटर्न फॉर्म ऑर्गन्स, ओके, एंड दैट ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड इट मेक आवर बॉडी। नाउ साइज ऑफ द सेल्स। अब एक्चुअली सेल का साइज़ क्या होता है? जनरली पता है कि सेल को हम देख नहीं सकते अपनी नॉर्मल आँखों से। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। अब द साइज ऑफ द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज द मिलियंथ ऑफ अ मीटर। इट मीन्स माइक्रोमीटर और माइक्रोन में हम साइज़ ऑफ सेल को मेजर करते हैं, या फिर इट मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स। इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है सेल के साइज़ में। एग्जाम्पल, द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 micrometer, which is in bacteria, and the largest cell measuring 170 millimeter into 130 millimeter, that is the egg of an ostrich. अब इसी पे अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि ऐसा सेल, वैसे हम सेल को जनरली अपनी आँखों से देख नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगल सेल होते हैं जिन्हें नॉर्मल आँखों से देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर हम एक हेन के एग की बात करते हैं, तो हेन के एग में अगर हम उसे बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है वो कोगुलेट होके जम जाता है, और उसके बीच में जो योक होता है वो येलोइश पार्ट इज़ एक्चुअली अ सेल, जो कि हम अपने आँखों, अपने नेकेड आई से क्लियरली देख सकते हैं। तो वो भी एक सेल है, और वो भी एक सेल है जो कि 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि हम अपने नेकेड आई से कभी देख नहीं सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द सेल। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ a cell are cell membrane, cytoplasm, and nucleus. First of all, cell membrane, the outer boundary of the cell. Cell membrane को हम सेल की outer boundary भी कहते हैं। It separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. Cell membrane क्या करता है कि ये आसपास के सेल से एक दूसरे को अलग करता है। It is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. Cell membrane बहुत सेमी परमेबल होता है। इसके जो वॉल्स होती हैं बिल्कुल छन्नी की तरह होती हैं, और ये एक गार्ड की तरह काम करता है। कोई भी चीज़ अगर सेल में जाने लायक है तो सिर्फ वो उसे ही सेल में एंट्री देता है, या फिर जो चीज़ सेल से बाहर जानी होती है ये सिर्फ उसे ही बाहर जाने देता है। इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द सेल, और ये सेल का आउटर बाउंड्री होने के नाते सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. Various other components, organelles, जिनको हम organelles भी बोलते हैं,
आगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को, वो सभी किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। थर्ड इज न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, और इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस ही करता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। इसका शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप का होता है और ये सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम इसे ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम लैब में ऑब्जर्व करना चाहें तो उसे डाई करके। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिस तरीके से सेल का आउटर बाउंड्री होता है सेल मेम्ब्रेन, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी सराउंडेड होता है आउटर मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus। और ये मेम्ब्रेन हेल्प करता है साइटोप्लाज्म की चीज़ों को और न्यूक्लियस की चीज़ों को ना मिलने में, उनकी चीज़ें आपस में इंटरमिक्स ना हो जाए। ये भी बिल्कुल गार्ड की तरह ही काम करता है जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन काम करता है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller body in the nucleus. It is called nucleolus। अब हम अगर न्यूक्लियस को और ज़्यादा करीब से देखें और हायर मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप में, तो हम उसमें और भी एक स्मॉलर बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअली में जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स, हम अगर जीन्स की बात करें तो जीन्स अगर उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि जो अगर कोई कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र करने का काम जीन्स ही करता है। एंड हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो कोई भी कैरेक्टर जो बच्चे से पेरेंट्स में ट्रांसफ़र होता है वो क्रोमोसोम के थ्रू होता है, क्योंकि क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है जीन्स। सो दिस इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ stay continue with